सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओपन एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, ईटेम मन के हस्ती हड़प्पा सभ्यता, मैंने आपको पढ़ा दिया। और दूसरा चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री का, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, उसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि आरंभिक राज्य क्या है, राजधानियां क्या हैं, महाजनपद क्या होते हैं, ये 600 से 600 के इस समय अवधि में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, वो पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको बहुत कुछ समझाया कि महाजनपद माने क्या होता है, ठीक है, राज्य क्या है, राजधानियां क्या हैं, और कौन कौन से इस समय परिवर्तन हो रहे हैं, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया, ये मैंने आपको सब समझाया। लेकिन ये वाली जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, इसमें मैं आपको मैप प्रैक्टिस कराना चाहूँगा, क्योंकि मैप नहीं समझेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे इस चैप्टर को। मैप समझना बहुत जरूरी है हिस्ट्री को समझने के लिए। तो हम समझेंगे इसमें कि 16 महाजनपद जो मैंने पहले वीडियो में जिसका जिक्र किया, मगध, वज्जी, अवंती, गांधार, ये जो महाजनपद मैंने आपको बताए, अब इनकी हम लोकेशन भी देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इनकी मैप में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चैप्टर, जिससे आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या देखना है, वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ओवरव्यू जैसे जनपद को देखेंगे, इसमें जनपद क्या है, ये मैप, ये महाजनपद मैंने लगा दी, एक लिस्ट बना दी जो 16 महाजनपद का जिक्र हुआ जिसमें, और ये मैप है, इसको भी देखेंगे। ये 16 महाजनपद इसमें दर्शाए गए हैं, इनको देखेंगे। ये एक अभिलेख को देखेंगे, अभिलेख माने क्या होता है, इसको भी देखेंगे। और ये अभिलेख से संबंधित एक मैप है, इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। और ये चिन्हित कर दिया ये वाला मैप मैंने। आगे एक और मैप लगा हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नगर और राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर इस मैप में थोड़ा सा कुछ लोकेशन देखेंगे, 2-4 जो इंपॉर्टेंट थी व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखेंगे हम, एक क्वेश्चन मैंने लगा दिया आपके लिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप का बाहरी देशों से व्यापार कैसे होता था। जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हम रह रहे हैं, तो हमारा दूसरे देशों से कैसे व्यापार हो रहा था, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ये भी लगा दिया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मैप के साथ, ठीक है। तो ये मैप है। इस मैप को देखने से पहले कुछ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जनपद वगैरह के बारे में। हालांकि पहले वीडियो जो मैंने डाली है यूट्यूब पर, उसमें मैंने डिटेल में बताया महाजनपद क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से महाजनपद थे। फिर से देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखती है अथवा बस जाती है, और इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। तो जनपद का मतलब है एक ऐसा भूखंड या ऐसा भूमि का टुकड़ा जहां पर लोग रहते हैं, कुल रहती है, जनजाति रहती है, अपना पांव रखती है, बसारती है, और वहां पे बस जाते हैं। तो इस जनपद शब्द का प्रयोग जो है प्राकृत भाषा में भी हुआ है और संस्कृत भाषा दोनों में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये पेपर में आ सकता है, जनपद का क्या अर्थ होता है और किस भाषा में इसके शब्द हमें देखने को मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, इसको ध्यान रखना। अब देख लेते हैं 16 महाजनपद। जैसे कि आपको पता ही इस चैप्टर में 16 महाजनपदों का जिक्र है। तो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार, ताकि आप समझ पाए कि 16 महाजनपद कौन से हैं। तो देख लेते हैं, ठीक है। राजा, किसान, नगर चैप्टर 2 है, जैसे आपको पता ही है। देख लेते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। 16 महाजनपद भी कहते हैं इन्हें, या आरंभिक राज्य कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस समय 600 से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है आपका, ये इस समय में राज्य बनने लग गए हैं भारत में, ठीक है। तो राज्य बन रहे हैं, तो उनकी राजधानियां भी हैं और राजा भी वहां पर शासन कर रहा है। तो उसे महाजनपद भी कह सकते हैं आप, या आप उसे राज्य भी कह सकते हैं, तो दोनों की कह सकते हैं आप, ठीक है। तो राज्य और राजधानियां, तो पहला है राज्य कंबोज। तो कंबोज की राजधानी है पुष्कलावती। दूसरा राज्य है गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तीसरा राज्य है कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इनको आप, मैं रीड कर रहा हूं एक बारी, आप देख लेना इसको हम मैप में भी देखेंगे, ठीक है। चौथा है पांचाल, इसकी है अहिछत्र। पांचवा है सूरसेन, इसकी है मथुरा। छठवा है मत्स्य, इसकी है विराटनगर। सातवां है कौशल, कौशल की है श्रीवास्ती। आठवां है काशी, काशी की है वाराणसी। 9वें की है वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और 10वां जो राज्य है वो है चेदी, उसकी है शक्तिमती राजधानी। 11वां है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी। जो ब्लैक से मैंने लिख रखे हैं राज्य हैं, और जो ब्लू से लिख रखे हैं ये उनकी राजधानियां हैं। राज्य राजधानी तो समझते हैं ना, जैसे भारत है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, ऐसे। तो इसी प्रकार उस समय के जो राज्य थे हमारे प्राचीन भारत के, उनकी राजधानियां भी थी। 12वां है मल्ल, इसकी है कुशीनगर। 13 है वज्जी, इसकी है वैशाली। और 14वां है मगध, मगध की है राजगीर। और बाद में इसकी राजधानी चेंज हुई, उसका नाम हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध की। और मगध जो है आज बिहार को कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और पाटलिपुत्र
इसकी पुरानी राजधानी थी, जिसका नाम पाटलिपुत्र से पटना कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। 15वां हो गया अंग, अंग की हो गई चंपा। 16वां हो गया अस्मक, अस्मक की हो गई पोटली या पोतन। तो ये हो गए पूरे 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद है आरंभिक राज्य। तो अब आप कह रहे होंगे क्या सारे रटने हैं हमको ये 16 महाजनपद? तो सारे रटने नहीं है, बस 2-4 बार देख लेना, याद हो जाएंगे। जो अंडरलाइन कर रखे हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। जैसे गांधार हो गया, कुरु हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। कौशल हो गया, काशी हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अवंती हो गया, उज्जैनी हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, मगध हो गया, राजगीर हो गया वगैरह। अब इसको देखते हैं, मैप में हमने दर्शा रखा है, ये रहा। ये आपकी किताब का एक मैप है। आप अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये एक मैप आपको नजर आ रहा होगा, मानचित्र। ऊपर लिखा भी है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आरंभिक राज्य व उनकी राजधानियां। अब इन्हें देख लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत करी थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कंबोज, कंबोज यहां पड़ता है, देख लीजिए। ठीक है, अफगानिस्तान तरफ, तो इसकी है पुष्कलावती राजधानी। गांधार हो गया, ये भी अफगानिस्तान में, तक्षशिला पड़ता है। तक्षशिला में विश्वविद्यालय था एक। ठीक है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बिहार का, वैसे तक्षशिला का भी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखना इस बारे में। फिर आता है यहां पर, हम देखते हैं जो ब्लैक से लिख रखे हैं वो राज्य हैं। ठीक है, जैसे कुरु हो गया, कुरु की राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। जो दिल्ली वाला इलाका है आसपास का, ये इंद्रप्रस्थ इसे कहते थे पहले। ठीक है, पांचाल हो गया, पांचाल की राजधानी आईछत्र। ठीक है, कुरु पांचाल वगैरह का जिक्र हुआ है महाभारत में भी बहुत। अगर महाभारत आपने देखी होगी, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो कौरव और पांडवों की जो लड़ाई थी वो कुरु परिवार की लड़ाई थी, जैसे कि आपको पता है। पांचाल, द्रौपदी वगैरह जो थी वो पांचाल की थी। तो ये इनका जिक्र हुआ महाभारत में भी खूब। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और अब दिख रहा होगा आपको मथुरा, मथुरा की है सूरसेन। ठीक है, फिर आगे आते हैं मत्स्य, मत्स्य की राजधानी इन्होंने दे नहीं रखी, लेकिन जो मैंने आपको लिस्ट दी है अभी, जो लिस्ट मैंने दिखाई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं मत्स्य की थी विराटनगर, शायद मत्स्य विराटनगर। ठीक है, 2-4 राजधानी इन्होंने दे नहीं रखी, वो मैंने आपको सर्च करके लिख दी है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। कौशल हो गया, कौशल की राजधानी होगी श्रीवास्ती। कौशल जो है उत्तर प्रदेश में पड़ती है जगह। काशी की हो गई वाराणसी। ठीक है, काशी भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। वत्स, वत्स की हो गई कौशाम्बी राजधानी, तो कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। मल्ल की हो गई कुशीनगर। वज्जी की हो गई वैशाली, वैशाली बिहार में पड़ती है जगह। मगध, जो मगध है आज का बिहार है, उसका प्राचीन नाम मगध था, ये होगी, इसकी राजधानी होगी राजगीर। शुरुआत में राजगीर थी, बाद में राजगीर का इसका नाम परिवर्तन कर इसको कर दिया गया पाटलिपुत्र, और फिर पाटलिपुत्र का भी परिवर्तन किया नाम, फिर क्या कर दिया, पटना। तो ध्यान रखना। अंग की राजधानी हो गई चंपा, तो ये हमने देखा। चेदी हो गए, यहां पर चेदी की थी शक्तिमती, जो लिस्ट दी है मैंने उसमें देख लेना आप। ठीक है, और अवंती की राजधानी हो गई उज्जैनी, जो आज का उज्जैन जगह है वो उसे कभी अवंती कहा करते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो ये पूरे 16 महाजनपद हो गए आपके। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये ऐसे पूरा महाजनपदों का मैप आ सकता है पेपर में, एक आधी नंबर का शायद आ जाए, ना भी आए तब भी पता होना चाहिए 16 महाजनपद कहाँ हैं और इन्हें कैसे, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक आता है अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख इसलिए क्योंकि अभी जो अगला मैप दिखाऊंगा ना मैं आपको, तो उसमें हम अभिलेख देखेंगे, जो अशोक के अभिलेख थे वो कहाँ कहाँ हमें मिले हैं। ठीक है, उसका भी मैप है। तो मैप देखने से पहले हमें पता तो होना चाहिए अभिलेख होता क्या है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था आपको, लास्ट में जब वीडियो खत्म हो रही थी तो बताया था। देख लेते हैं फिर से, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और 3 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अभिलेख पर, कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख पे क्या लिखवाया जाता था, अभिलेख का किसने प्रयोग किया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। अभिलेख की सीमाएं क्या होती हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, मतलब कोई कठोर सतह पर लिख देना कुछ। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो इन्हें बनवाता है। जो भी अभिलेख लिखवाता है राजा, वो अपने बारे में उपलब्धियां लिखवाएगा। अपनी उपलब्धियों का मतलब होता है अचीवमेंट, उसने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने बारे में प्रशंसा लिखवाना, बड़ी बड़ी बातें लिखवाना। ठीक है, क्रियाकलाप लिखवाना कि कौन कौन से कार्य कर रहा है वो, अपने विचार लिखवाना, या फिर कि राजा क्या चाहता है, कि उसकी प्रजा क्या काम करे वगैरह वगैरह। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं आपकी अभिलेखों के माध्यम से राजा संदेश देना चाहते हैं अपनी प्रजा को, बताना चाहते हैं कि राजा क्या कर चाहते हैं, कि आप क्या करें। ठीक है, कोई जैसे आज की डेट में तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, दुनिया भर की चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की। कि कोई भी सरकार कुछ बोलती है, कोई योजना लाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये योजना ला रही है सरकार, कि या फिर प्रधानमंत्री ये स्पीच देने वाले हैं, या फिर ये हो रहा है वगैरह वगैरह। उसी प्रकार उस समय सोचो, जब प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, उस समय तो कोई भी ये साधन वगैरह नहीं थे, तो राजा अपनी बात कैसे पहुंचवाएगा जनता तक, तो वो अभिलेखों का सहारा लेता था।
जगह जगह अभिलेखों पर लिखवा देता था कि राजा क्या चाहते हैं। तो वही बता रहा है। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्था को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। ठीक है, दान वगैरह दिया जा रहा है इसमें। राजाओं के क्रियाकलाप तो हो ही रहे हैं, महिलाओं पुरुषों को जो दान दिया जा रहा है, धार्मिक संस्थाओं को भी दान दिया जा रहा है, तो उसका ब्यौरा होता है। ब्यौरा माने लिख लेना कि किसको कितना दान दिया जा रहा है, लिखवा दिया अभिलेख के ऊपर कि इस धार्मिक संस्थान को हमने इतना दान दिया, तो अभिलेख पे लिख दिया। तो ऐसा, यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं, स्थायी प्रमाण होते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्थर पर लिखे गए हैं, पत्थर जल्दी नष्ट होता नहीं है, इसलिए स्थायी कह रहे हैं, परमानेंट। और कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। ठीक है, अभिलेखों में इनके निर्माण की भी तिथि लिख दी। ठीक है, जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जाता है। कहने का मतलब है ज्यादातर जो अभिलेख होते हैं उन पर लिपि मिल जाती है, उन पर तिथि मिल जाती है कि कौन से तिथि का ये अभिलेख रहा होगा। जिन पर नहीं मिल पाती है तिथि, तो जो पुरालिपि शास्त्री होते हैं, जो पुरालिपि पढ़ते हैं वगैरह, देखते हैं अभिलेखों को, ये जो होते हैं आर्कोलॉजिस्ट हो गए, पुरातत्वविद वगैरह, तो वो पुरालिपि का सहारा लेते हैं, लेखन शैली, जिसके आधार पर बता पाते हैं कि जो अभिलेख है कितना साल पुराना रहा होगा, किस राजा के समय में रहा होगा ये समय। ठीक है, उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर आ को इस तरह लिखा जाता था और 500 ईस्वी में इसको इस तरह लिखा जाता था। तो बता रहा है कि अक्षर पहले ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे लिखा जाता था वगैरह। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, और प्राकृत उन भाषा को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती हैं। जन सामान्य की भाषा का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जन सामान्य की भाषा का मतलब होता है जैसे आम आदमी समझ सके भाषा। जैसे हमारी उत्तर भारत में हम रहते हैं तो हिंदी अमूमन एक राय है कि हिंदी सब समझ लेते हैं लगभग। ठीक है, तो ये जन सामान्य की भाषा हो गई। हिंदी मतलब विशुद्ध हिंदी नहीं, हिंदी में क्षेत्रीय भाषाओं के भी शब्द हों, उर्दू भी हो, ठीक है, उसमें हल्के फुल्के शब्द हों, वैसी हिंदी, शुद्ध विशुद्ध हिंदी नहीं। विशुद्ध हिंदी बोलोगे तो सामने वाला बेहोश हो जाएगा, सामने वाला बेहोश ना हो जाए, तो इसलिए तो जन सामान्य की भाषा माने ऑर्डिनरी पीपल समझ सके। तो प्राकृत भाषा को माना गया कि सब जनता जानती है प्राकृत भाषा, तो वही भाषा का प्रयोग करते थे कौन? शासक। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे हैं। जो अजातशत्रु थे और जो अशोक थे, ठीक है, इनके नाम जो है प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तमिल, हालांकि तमिल, पाली, संस्कृत भाषा में भी हमें शब्द मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अभिलेख मिले हैं इनके भी। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, और भी भाषाएं बोलते होंगे। जैसे हम हिंदी प्रदेश में रहते हैं तो सिर्फ हिंदी थोड़ी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोल रहा है कोई दूसरी भाषा भी बोलता है भाई, अपनी गाँव की भाषा भी बोलते हैं लोग। तो वैसे ही उनका भी बता रहा है, अन्य भाषाएं बोलते थे। प्राकृत सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी उनकी, लेकिन प्राकृत के अलावा बता रहे हैं पाली भी बोल रहा है, संस्कृत भी बोल रहे हैं वगैरह, लेकिन इनका प्रयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। लेकिन इनका लेखन कार्य में प्रयोग नहीं होता था। पाली, संस्कृत वगैरह का ज्यादातर जो प्रयोग हो रहा है वो प्राकृत का हो रहा है, क्योंकि प्राकृत जन सामान्य की भाषा है, सब समझते हैं, राजा प्रजा सब समझ रहे हैं, तो इसलिए तो ये अभिलेख के बारे में थोड़ा जानकारी ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में आ सकता है, तो अभिलेखों के बारे में तो थोड़ा ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मैप लगा दिया मैंने आपके लिए, अशोक के अभिलेखों का वितरण। इस मैप में देखेंगे हम थोड़ा कि अशोक के अभिलेख पूरे भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं। जैसे हम अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मौर्य साम्राज्य हुआ था एक मौर्य वंश, जिसका पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उसी वंश में आगे चलकर अशोक भी हुआ था, सम्राट अशोक एक महान राजा हुए थे। तो उन्होंने पूरे भारत को, ही दिख रहा है आपको भारत का नक्शा, पूरे भारत को जीत लिया था लगभग। ये दक्षिण का छोड़ दूं अगर मैं थोड़ा सा, ये चोल, केरल पुत्र, पांडे, ये वाला इलाका छोड़ दूं थोड़ा सा, तो पूरा जो साम्राज्य है वो अशोक की पकड़ में आ गया था। अशोक ने पूरे साम्राज्य पर जो था मौर्य वंश का झंडा फहरा दिया था, तो याद रखना इस बारे में। ठीक है, और अफगानिस्तान तक था उसका साम्राज्य अशोक का। तो पूरे साम्राज्य की जानकारी उसे मिलती रहे, वो उसे अपनी जानकारी देना है वगैरह, जो भी उसे विचार फैलाने हैं अपने, तो उसने जगह जगह अभिलेखों का सहारा लिया, अभिलेख लिखवाए, खुदवाए, कहीं जहां पर भी उसे मौका मिला। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और अभिलेख का मतलब है कोई भी कठोर सतह होगी, उस पर कुछ लिख देना, लिखवा देना, खुदवा देना, वो अभिलेख की श्रेणी में आ रहा है। कठोर सतह क्या हो सकती है? शिला हो गई, कोई बहुत बड़ी शिला हो गई। शिला माने कोई शिला, जैसे कह सकते हैं, जैसे कोई शिला को क्या कहेंगे, जैसे शिला हो गई, चट्टान कह सकते हैं आप, चट्टान टाइप हो गई, उस पर कुछ खोद के लिख देना। ठीक है, ये सब। कोई पत्थर है बहुत बड़ा, उस पर खुदवा के लिखवा देना कि सम्राट अशोक ये चाहते हैं, ये होना चाहिए, जो प्रजा है उनकी ये काम करे वगैरह वगैरह, तो ये सब है। ठीक है, तो एक ये मैप आपको लगा दिया कि किताब से लिया है मैप, तो ऐसा है मैप। ठीक है, इसको अब हम चिन्हित भी कर दिया है मैंने,
जैसे ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये अभिलेखों के प्रकार होते हैं। अभिलेख भी 3 प्रकार के बता रहे हैं इसमें। जैसे महाशिलालेख हो गया, ठीक है, जो ट्राइंगल है वो महाशिलालेख है। जैसे जहां जहां ट्राइंगल बना हुआ है रेड कलर का, वहां पे महाशिलालेख मिले हैं अशोक के। महाशिला का मतलब है बहुत बड़ी चट्टान पे लिखा हुआ लेख। लेख माने लिखना, शिला माने चट्टान, तो बहुत बड़ी चट्टान पे कोई लेख लिखवा दिया उसने खुदवा के, तो वो बता रहा है। तो वो कहाँ मिले हैं अगले मैप में हम अच्छे से देखेंगे। और दूसरे हो गए लघु शिलालेख। लघु माने छोटे, जो छोटी चट्टान है उस पर लिखवा दिया गया उसने कहां पर। और तीसरा हो गया स्तंभ लेख। तो इनके चिन्ह बने हैं मैप में। जो रेड वाला है ट्राइंगल, इसमें महाशिलालेख दिख जाएंगे आपको कहां कहां है। जो ये स्क्वायर बना हुआ है लघु शिलालेख बैंगनी रंग का, तो इसमें दिख जाएगा लघु शिलालेख कहां पर है। और जो सर्कल दिख रहा है आपको स्तंभ लेख, अभिलेख, इसमें ये जो डार्क ब्लू कलर है इसमें आपको दिख जाएगा कहां का वो फैला हुआ है। तो अब देखते हैं। अब ये मैप मैंने लगा दिया आपको चिन्हित करके, वही मैप है, बस मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब देखते हैं अशोक के अभिलेखों का वितरण। जो अशोक के अभिलेख है कहां कहां फैले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ही चीज है आपके लिए, महाशिलालेख कहां कहां है। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी भी एक आधी नंबर का आ सकता है। महाशिलालेख, जो अशोक के महाशिलालेख है वो कहां कहां से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो देखते हैं, जो सर्कल मैंने कर रखा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल रेड कलर का, तो इसको देख लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं ये कहां कहां हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखो, ऊपर मैंने सर्कल कर रखे हैं दो ट्राइंगल रेड कलर के। एक का नाम है मानसेरा, एक का नाम है साबाजगढ़ी। मानसेरा और साबाजगढ़ी नामक जो ये जगह हैं दोनों, ये पाकिस्तान में पड़ती हैं आज की डेट में, ठीक है। ये नक्शा आप देख रहे होंगे तो पाकिस्तान आ गया यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान में पड़ती हैं जगह। तो यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले हैं हमें, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। अशोक के शिलालेख, महाशिलालेख मिले हैं यहाँ से। तो पूछ लेगा मानसेरा और साबाजगढ़ी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है रेड कलर का, जहां रेड ट्राइंगल है उसी पे फोकस करना है बस हमें, ठीक है। बाकी जो सर्कल है स्क्वायर है उस पर कम फोकस करना है पर उन पर कम देना है, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। कंधार हो गया, कंधार ये अफगानिस्तान में पड़ता है, यहां से भी अभिलेख मिला है अशोक का। और एक आपको दिख रहा होगा कलसी, ये कलसी दिख रहा है आपको, जो देखो रेड ट्राइंगल बना है, तो कलसी है ये उत्तराखंड में पड़ती है ये जगह, तो यहां से भी अशोक का शिलालेख मिला है, तो ये ध्यान रखना आ रहा आप। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे हम, तो आपको ये दिख रहा होगा गिरनार, ये अरब सागर के ऊपर गिरनार दिख रहा है, तो गिरनार में भी अशोक का महाशिलालेख मिला है। गिरनार जो है ये गुजरात में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो सर्कल मैंने कर रखे हैं ये कहां कहां पड़ते हैं, ये गुजरात में है। और सोपारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो सोपारा जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सन्नाती दिख रहा होगा आपको, ये सन्नाती जो है ये है कर्नाटका में, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और दो और दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, शिशुपालगढ़ और जोंगढ़। उसके नीचे लिख रहा होगा कलिंग। कलिंग जो है, जो आज का उड़ीसा है, उसका प्राचीन नाम था कलिंग, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना मौर्य वंश के बारे में, अशोक के बारे में और तो जानेंगे, तब मैं आपको कलिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा, कलिंग का युद्ध क्या था, अशोक ने यहाँ पर क्या किया वगैरह वगैरह। तो शिशुपालगढ़ और जोंगढ़ में भी महाशिलालेख मिले हैं, ये मिले हैं उड़ीसा में, जो आज का उड़ीसा है ना हमारा जो राज्य है उसमें है ये। तो इसको ध्यान रखना आप। ये पूरा मैप हो गया, मैप वर्क, मैप को अच्छे से देख लेना। और बाकी आपको दिख रहा होगा एक नीचे और स्तंभ लेख और दिख रहा होगा, ये जो सर्कल बने हैं स्तंभ लेख अभिलेख, इसको भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। यहां से हालांकि क्वेश्चन कब पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कहां कहां है, इनकी एक बार नजर डाल लेना। जैसे टोपरा हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है, सांची हो गया, सारनाथ हो गया उत्तर प्रदेश में, सारनाथ, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, अहरोरा हो गया, सहसराम हो गया, लौरिया अर्राज हो गया, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, रामपुरवा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, रुम्मई दही हो गया। तो ये सब, तो ये हालांकि इंपॉर्टेंट है पर कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है जो मैंने आपको सर्कल कर रखा है ये, और जहां पर रेड ट्राइंगल बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, मानसेरा, सबाजगढ़ी, कंधार, कलसी, जहां जहां सर्कल है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। शिशुपालगढ़, जोंगढ़, सन्नाती, सोपारा, गिरनार, इन पे ज्यादा फोकस मारना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये अरब सागर है इधर, ये अरब सागर कहते हैं मैप में इधर जो है, और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखना आप, कभी कभी आगे इनका भी काम आएगा। और नीचे के जो राज्य हैं, चोल, केरल पुत्र, पांडे, ये ऐसा राज्य था नीचे का छोटुक सा इलाका, छोटुक सा है थोड़ा सा नीचे का, तो यहां पर अशोक का जो राज्य था, साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया था। इस इलाके को पूरा छोड़कर, ये तीनों जगह जहां है, इसको छोड़कर पूरा ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं, पूरा ऊपर का हिस्सा, सारे जगह अभिलेख मिल रहे हैं। तो अभिलेख मिलने का पूरा एक प्रमाण है कि अशोक का पूरा साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा था, अफगानिस्तान तक फैला दिया था अशोक ने साम्राज्य अपना, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, एक और है, तीसरा मैप और है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये लगा दिया मैंने, कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं और नगर हैं, ठीक है। बोर मत होना मैप देखकर, मैप को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना। मैप
बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत आसान चीज़ होती है और इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप समझ गए मैप तो बहुत कुछ चीज़ें आप ऐसे ही समझ जाओगे, बिना पढ़े भी समझ जाओगे बहुत चीज़ें, अगर आपको मैप पे लोकेशन पता है चीज़ों की। तो मैप बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कुछ राज्य हैं, जगह है वगैरह, इनको देख लेते हैं। ये रहा, इसको देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर। तो इसमें हमने देखना है कि जो ये पूरा भारत का जो प्राचीन भारत था, इसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण राज्य थे, नगर थे, जिनका आपस में व्यापार होता था और जो व्यापार के केंद्र थे। क्योंकि कोई भी राज्य हो, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी देश हो, आज का चाहे पहले का, व्यापार एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। व्यापार जरूरी होता है। अगर राज्य को आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, तरक्की करनी है, तो व्यापार जरूरी है, ठीक है। तो व्यापार हो रहा है इनका भी, ठीक है। व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, ये देख लो, कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर। तक्षशिला हो गया ऊपर नीचे, ये कुषाण वगैरह मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। कुषाण माने यहाँ पे कुषाण एक वंश था यहाँ पर, उसे भी आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा जिक्र आएगा। तो अब देख लो, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना जिन पर हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, पाटलिपुत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर राजगीर के ऊपर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के सीधा एक लाइन जा रही है मथुरा की तरफ, मथुरा से एक लाइन आ रही है उज्जैनी की तरफ, उज्जैनी से नीचे आओगे तो एक जगह में दिख रही है पुहार, ठीक है। तो इन चारों जगह क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है आपस में, ये चारों व्यापार हो रहा है, बहुत केंद्र है। मथुरा व्यापार का केंद्र था, उज्जैनी से भी व्यापार होता था, और पाटलिपुत्र तो मेन था ही, राजधानी थी मगध की, और मगध का ही विस्तार था पूरा भारत में। तो ठीक है, मगध ही मगध था सब कुछ, तो याद रखना इस बारे में। तो पाटलिपुत्र हो गया, मथुरा हो गया, उज्जैनी हो गया, और ये पुहार हो गया। तो इस पर मैंने ये देखो, ये बना दिया एक पूरा सा, ये हाईलाइट करने की मैंने कोशिश यहाँ पर करी है। तो आप भी इस पर ध्यान देना। ये बंगाल की खाड़ी हो गई साइड में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर अरब सागर हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। और ऊपर मैंने एक लाइन भी लिख दी थी, ये देखो, पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैनी, पुहार के बीच स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा है। स्थल माने जमीन से व्यापार हो रहा है। जैसे पाटलिपुत्र से मथुरा, मथुरा से उज्जैनी, उज्जैनी से पुहार, ये व्यापार हो रहा है पूरा। तो आप ध्यान रखना इस बारे को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैप था, इससे पहले कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा ना कि व्यापार के बारे में बताइए, जो आरंभिक राज्यों के बीच में जो व्यापार हो रहा था उसके बारे में थोड़ा समझाइए, कहां से कहां व्यापार हो रहा था, किसके बीच में हो रहा था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए जानना, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो ये हुआ व्यापार पे एक। अब अगला क्वेश्चन है एक, और ये देखते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया आपके लिए यहाँ पर। जब मैं पढ़ाया करता था तो वही नोट्स हैं, 3-4 साल मैंने जब पढ़ाया ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, तो तब मैं नोट्स वगैरह बनाता था, उनको थोड़ा प्रोवाइड करा देता था, और ये तो वही नोट्स मिल गया मुझे, तो मैंने कहा यही लगा देते हैं। ये एक पूरा टॉपिक है आपकी किताब में, जब आप किताब खोलेंगे ना तो आपको टॉपिक मिल जाएगा पूरा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप का बाहरी देशों से व्यापार का वर्णन करो। उपमहाद्वीप का व्यापार कैसे होता था? उपमहाद्वीप माने क्या होता है? ये जो पूरा इलाका दिखाया मैंने आपको, ये पूरा जो भारत का नक्शा है, और जो भारत के आज के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये जो इन सबको हम उपमहाद्वीप कह देते हैं, सब कॉन्टिनेंट। तो ठीक है, तो इनका व्यापार देखो, अंदर तो व्यापार कर ही रहे हैं। व्यापार हमेशा दो तरफा होता है, दो तरीके से, तरफा तो नहीं कहना चाहिए, दो तरीके से होता है। एक तो अपने देश के भीतर व्यापार कर लो, दिल्ली का मुंबई से, मुंबई का चेन्नई से, ऐसे व्यापार कर लो। और दूसरा व्यापार होता है दूसरे देशों से व्यापार करना। जैसे आज के डेट में हम व्यापार करते हैं, भारत का चीन से व्यापार होता है, भारत का अमेरिका से व्यापार हो रहा है, भारत का रूस से, भारत का बांग्लादेश से, इस तरह भी व्यापार होता है दूसरे देशों से। तो प्राचीन समय में जो प्राचीन भारत था उसका दूसरे देशों से व्यापार हुआ करता था। क्या क्या व्यापार में हम बेचते थे, क्या खरीदते, वो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आज आपकी किताब में टॉपिक है, उपमहाद्वीप का बाहरी देशों से व्यापार का वर्णन करो। तो देख लेते हैं, ठीक है। व्यापार बहुत पुरानी गतिविधि है जो आज भी चलती है। व्यापार बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और सीधा पॉइंट मत लिख देना, इसमें मैंने पॉइंट लिखवा दिया है डायरेक्ट, तो पॉइंट मत लिखना। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप का बाहरी देशों से व्यापार का वर्णन करो। मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चन आ गया, तो अब उत्तर कैसे लिखना तरीका जान लो। तो डायरेक्ट पहला पॉइंट नहीं लिख देना, जैसे मैंने इसमें पॉइंट लिख दिया ना पहला, ऐसा नहीं लिखना। पहले हमेशा क्वेश्चन से थोड़ा सा उतार लेना। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप का बाहरी देशों से व्यापार कुछ इस प्रकार हुआ करता था, ठीक है। जैसे फिर पहला पॉइंट लिखना शुरू कर दो। फिर पहला पॉइंट लिख दिया हमने कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नदी मार्गों और भूमार्गों से मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों से भी संबंध थे, ठीक है। व्यापार नदी मार्गों से भी होता था और भूमार्गों से भी होता था। मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया में जो मैंने आपको चैप्टर पहला पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता वाला, जब मैंने दिखाया था सऊदी अरबिया, दिखाया था मैंने, बहरीन जिसका नाम दिलमुन था, मगान वगैरह, ये इन्हें मध्य एशिया कहा जाता है। तो इनसे भी व्यापार होता था। जैसे आज के मान लो सऊदी अरबिया वगैरह, इनसे व्यापार होता था, ठीक है।
दूसरा पॉइंट, समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। बता रहा है कि बंदरगाहों से व्यापार होता था। बंदरगाह का मतलब है जहां शिप वगैरह रुकते हैं, ठीक है, उसे बंदरगाह कहते हैं। शिप होते हैं जहाज जहां ठहरते हैं। तो समुद्र तट, हमारा आपने मैप देखा ही होगा, तो हमारे जो साउथ के जो राज्य हैं, दक्षिण के राज्य, वहां पे समुद्र लगता है, तो उसके जरिए जलमार्ग से व्यापार होता था अरब सागर से होते हुए, ठीक है। ये अरब दिख रहा होगा आपको, अरब सागर, ये अरब सागर दिख रहा है आपको, ये अरब सागर, तो यहीं से व्यापार होता था। तो ध्यान रखना इस बारे में। होता था व्यापार, कहां कहां होता था? उत्तरी अफ्रीका से हो रहा है, अफ्रीका देशों से, पश्चिमी एशिया से हो रहा है। पश्चिमी एशिया क्या? पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया जहां पड़ता है राज्य, जो मेसोपोटामिक सभ्यता थी, इराक राज्य था वहां पर। और बंगाल की खाड़ी से जलमार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। ये देखो, बंगाल की खाड़ी दिखाई मैंने आपको, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए व्यापार होता था दक्षिण पूर्व एशिया में, आसियान देशों में। जो आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ आसियान, ये शब्द से आप जरूर परिचित होंगे, आसियान। तो उन देशों से होता था, चीन से व्यापार होता था बंगाल की खाड़ी के रास्ते। तो ये बता रहा है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से जलमार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था और राजाओं द्वारा इन मार्गों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी और बदले में धन लेते थे। कहने का मतलब है, जो व्यापार होता था, इन उत्तरी अफ्रीका में व्यापार हो रहा है, पश्चिमी एशिया के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार के साथ सुरक्षा भी जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी व्यापारी अगर सुरक्षा नहीं होगी तो व्यापार कैसे करेगा? अगर मैं व्यापारी हूं, मैं अपना कुछ व्यापार करना चाहता हूं और मुझे पता है कि घर से निकलते ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो कोई व्यापारी करेगा व्यापार? तो व्यापार वगैरह ये चीजें वहीं पनपती हैं जहां शांति होती है, शांतिपूर्ण व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था का शासन हो वगैरह। और इसलिए राजा सुरक्षा देता था, किसी व्यापारी का कोई धन ना लूट ले। समुद्र में लुटेरे होते हैं, जैसे पिक्चर भी है समुद्री लुटेरे, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ सोमालिया वगैरह वगैरह। तो उनसे किस तरह अपने व्यापार की रक्षा करनी है वगैरह वगैरह। तो राजा फ्री में तो करेगा नहीं काम, ठीक है, तो धन लेगा बदले में। जैसे सरकार सुरक्षा करती है हमारी, तो बदले में पैसा भी लेती है, वो टैक्स में वगैरह के माध्यम से ले लेती है, तो वैसे ही। तीसरा पॉइंट, व्यापारियों में तमिल भाषा में मसत्तुवन और प्राकृत में सतवाहा और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी धनी थे। तो व्यापारियों के तमिल भाषा में नाम थे मसत्तुवन, व्यापारियों को कहते थे सत्तुवन तमिल भाषा में, और प्राकृत भाषा में सतवाहा और सेट्टी के नाम इनके प्रसिद्ध व्यापारी थे। पेपर में पूछ लेगा कि ये टर्मिनोलॉजी दे देगा आपको, ये टर्म दे देगा मसत्तुवन, सतवाहा और सेट्टी, और पूछ लेगा कौन थे ये, सैनिक थे, व्यापारी थे, किसान थे, कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। सफल व्यापारी धनी थे। और मसत्तुवन पूछ लेगा, जो व्यापारी, जो समूह है व्यापारी होते थे, इनका किस भाषा में कहा गया इनको? मसत्तुवन, तो तमिल भाषा में कहा गया। और सतवा और सेट्टी को प्राकृत में कहा गया व्यापारियों को। तो इस तरह आपको पढ़ना है। 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और जो क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है वो 1 नंबर का आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 1 नंबर के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल, यानी कि हर चैप्टर से कम 2 या 3 MCQ आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और फ्री के नंबर होते हैं MCQ, बस थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो सारे नंबर मिल जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी, बस ध्यान दोगे तो ही। चौथा पॉइंट है, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियां एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। देखो क्या क्या सामान बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। नमक हो गई, अनाज हो गया, कपड़ा हो गई, धातु हो गई, उससे निर्मित उत्पाद हो गए, पत्थर हो गए, लकड़ियां हो गई, जड़ी बूटियां वगैरह सब भेजी जा रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये व्यापार के लक्षण हैं सारे, ठीक है। 5वां पॉइंट, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, कपड़े और जड़ी बूटियां भेजी जाती थी। रोमन साम्राज्य आपने पढ़ा होगा पिछले 11वीं क्लास में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो यूरोप, अफ्रीका में भी फैला हुआ था, कुछ पार्ट्स में अफ्रीका के। तो रोमन साम्राज्य से भी व्यापार करते थे हम लोग, तो उन्हें काली मिर्च बेचते थे, क्योंकि भारत की जो काली मिर्च है बड़ी फेमस रही है, ठीक है। भारत के मसाले, काली मिर्च, इनकी बहुत मांग रही है यूरोप में। जो यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह, बहुत मांग रही है इनकी, तो ध्यान रखना। इसलिए तो कपड़े हम बेच रहे हैं, जड़ी बूटियां बेची जा रही हैं, और ये वस्तुएं अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाई जाती थी। तो कहने का मतलब ये अरब सागर के जरिए बेची जा रही हैं, सारी भेजी जा रही हैं इसे पानी के रास्ते, ठीक है। अब एक सवाल उठता है, पानी के रास्ते भेजी जा रही है तो हमारी जो नौका होगी, जो वो होगी, नाव वगैरह होंगी, उसमें भी हम दक्ष होंगे बनाने में, तभी तो हम कर पा रहे हैं सारा काम। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये एक वाला पॉइंट था, आपको ध्यान रखना। और 5 पॉइंट लिखने के बाद, हालांकि 5 लिखवा दिए मैंने, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो कम से कम 3 पॉइंट तो आप लिख ही देना इसी तरह। और अंत में 3 पॉइंट लिख के खत्म मत कर देना, और अंत में एक लाइन जरूर लिखा करो कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का, ठीक है, दूसरे देशों से भी व्यापार हुआ करता था। उपर्युक्त पॉइंटों को देखने के बाद, या उपर्युक्त जो भी हमने पॉइंट्स लिखे उनको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत का दूसरे देशों से व्यापार हुआ करता था। तो इस प्रकार आप
हम ये कह सकते हैं। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो ये लिख दिया करो, लास्ट में एक लाइन लिख दिया करो, कुछ भी जरूरी नहीं है जो मैंने बोली वही, लेकिन फिनिशिंग होना चाहिए पूरा आंसर का, ठीक है। ये नहीं पॉइंट्स लिख के छोड़ दिए, कोई भी क्वेश्चन है सीधा पॉइंट लिख दिया पहले नंबर डाल के, नंबर 1 नंबर 2, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन पूछा पहले उसे को लिख दो एक लाइन में, फिर नंबर 1 पॉइंट लिखो, फिर नंबर 2 पॉइंट लिखो, जैसे मैंने लिखवा नंबर 3 पॉइंट लिखो, फिर एंड में एक लाइन लिख दो। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये व्यापार हुआ करता था, बस, ठीक है, निष्कर्ष के रूप में। तो ये हो गया, तो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने देखा सारा, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमने पढ़ा, ताकि आपको पता चल जाए। जनपद सबसे पहले हमने देखा जनपद क्या होता था, फिर उसके बाद हमने जनपद की एक सूची आपको प्रोवाइड कराई। ये सूची आप देख लेना ऐसे, ठीक है। जो हाईलाइट है उस पर ज़्यादा फोकस करना, रटना कुछ भी नहीं है, 2-4 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और पूरा याद ना भी करना हो तो कम से कम जो हाईलाइट कर रखे हैं उनको ध्यान देना है कम से कम, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने दिखाया आपको मैप। तो कोई भी जब भी आप पढ़ो, अब किताब जरूर पढ़ा करो, ठीक है। ये मत सोचना कि कहीं से हम पढ़ रहे हैं तो उसी से काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन किताब पढ़ोगे तो मजा आएगा। किताब पढ़ोगे तो कोई भी जगह आए, जब किताब में कुरु आए, उज्जैनी आए, राजगीर आए, कुछ भी आए, उसे मैप में देखा करो कहां पर है राजगीर, तो ताकि पता चलेगा। फिर हमने अभिलेख देखा, अभिलेख क्या होते थे, कौन बनवाता था, क्या करवाता था, कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं अभिलेख, ठीक है। और एक और चीज, अभिलेख को जो पढ़ता है उसे अभिलेख शास्त्री कहते हैं, ठीक है। अभिलेख को जो पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, अभिलेख शास्त्री कहते हैं, और अभिलेख का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है। ये आपकी किताब में एक डब्बे में दे रखा है शुरुआत के पेज में ही, तो देख लेना, ठीक है। और ये अशोक के अभिलेखों का वितरण हमने देखा, ठीक है, उसको मैंने चिन्हित कर दिया था मैप में, अभिलेखों का वितरण को आप देख सकते हैं इसको भी, ठीक है। फिर एक मैप लगाया मैंने, ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर के बारे में। फिर उसके बाद उस मैप को मैंने थोड़ा दिखा दिया इसमें, ठीक है, मथुरा वगैरह का, ये पुहार वगैरह का। और फिर एक क्वेश्चन मैंने अंत में लगा दिया, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमने व्यापार जो था सिर्फ आंतरिक व्यापार नहीं करते थे, हम बाहरी व्यापार भी देशों से किया करते थे। तो इस प्रकार ये हमने जानने का प्रयास एक किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर। अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई हमने इसलिए डिसलाइक किया, हमें समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, तो बताना, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी हैं आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, कहीं भी हो, गली मोहल्लों में, स्कूलों में पढ़ते हैं जो भी, उनको भेज देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो वगैरह आपको तुरंत मिल जाए। तो ये देख लेना। और फेसबुक पे हमारा एक पेज है उपवन एजुकेशन नाम के, उस पर लाइक कर लेना उस पेज को, ताकि कोई भी हम कंटेंट डालें तो उस पेज पे हम डालेंगे, जिससे आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे मूवीज़ वगैरह कौन सी इंपॉर्टेंट है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम मूवीज़ का भी मैं कोई लिंक दूंगा, वो मूवीज़ जो हिस्ट्री में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बताया, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, जब लोहा धातु हमें मिली इस समय में 600 से 600 के समय में, तो लोहे से हमने अस्त्र शस्त्र बनाए थे, भाले बनाए, ठीक है, तलवारें बनाई, कवच वगैरह बनाए। तो अब बोल तो दिया मैंने, आपने पढ़ भी लिया, अब इसको समझना भी तो चाहिए, देखोगे भी तो सही इसका कैसे यूज होते थे। तो जैसे पिक्चरें चल रही हैं, जैसे बाहुबली वगैरह पिक्चर आई थी एक, तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे तलवारें होती थी, कैसे अस्त्र शस्त्र होते थे, ठीक है, कैसे रथ वगैरह दिखाए गए हैं उसमें। तो ये सब तो पता होना चाहिए, इसलिए विजुलाइज भी करना पड़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमें देख के भी पता चलती है। तो ये इसलिए मैं ओपन एजुकेशन में डालता रहूँगा ऐसी मूवीज़ के लिंक। यूट्यूब पर नहीं डाल सकता चैनल पर, क्योंकि ये कंटेंट हमारा नहीं है, इसलिए हम डाल नहीं सकते, उस पर स्ट्राइक आ जाती है, चैनल बंद हो सकता है। इसलिए उस पेज को आप लाइक कर लेना, उसमें मैं डालता रहूँगा समय समय पर, और कौन कौन सी फोटोज़ वगैरह हैं वो डालता रहूँगा, ठीक है। साथ में और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो भी डालता रहूँगा। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री मैंने डाली थी मोहनजोदड़ो मरा हुआ शहर, ठीक है, तो उसमें दिखाया गया आज मोहनजोदड़ो की स्थिति कैसी है। तो ये सब मैं उस पर समय पे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो दिक्कत मत लेना इस बारे में, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, ठीक है। फिर आज के लिए फिर क्या इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।